नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक अविकारी शब्द चल रहा था, उसमें हमने अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी थोड़ी सी कल दे दी थी कल की क्लास में। लेकिन इससे पहले हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि हमारे जो हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है, जो पार्ट है हमारे कोई भी एग्जाम, चाहे आरपीएससी का सेकेंड ग्रेड ले लो, फर्स्ट ग्रेड ले लो, या रीट में भी ले लो, या कॉलेज व्याख्याता का किसी में भी ले लो, इसका जो व्याकरण का जो पार्ट रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आज तक जो हमने वीडियो बनाए वो 2 से 5 मिनट या 6 मिनट, इससे ज़्यादा हमने नहीं बनाया। लेकिन आगे की क्लास में हम थोड़ा इसका जो है टाइम बढ़ा देंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करेंगे कि आपको सारी सामग्री उपलब्ध कराई जाए। लेकिन यदि कोई त्रुटि रहती है मेरी तरफ से तो आप कमेंट करिए और हमें उसके बारे में बताइए, हम आगे इसका समाधान करेंगे। और हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपके आरपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाते हैं उसमें से कोई भी सवाल जो है आपके इससे बाहर नहीं जाए। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अविकारी या अवयव शब्द के बारे में जान लेते हैं कि अविकारी या अवयव शब्द किसे कहते हैं। तो अविकारी या अव्यय शब्द हम उसे कहेंगे विद्यार्थियों जिसका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इसके भी हमने 4 पार्ट बताए थे आपको: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम आज की जो क्लास है उसमें हम सबसे पहले क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वे अविकारी या अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और इन्हें मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनके और भी भाग किए हैं। तो इन सभी के बारे में हम आप चर्चा करेंगे आज, और आपको इन सभी के बारे में बताएंगे कि इसके कितने भाग किए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके भेद निम्नानुसार किए हैं, जिसमें पहला है कालबोधक क्रिया विशेषण। कालबोधक क्रिया विशेषण में क्या होता है विद्यार्थियों कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं, यानी कि क्रिया हो रही है या कोई क्रिया कर रही है उसके बारे में जो है हमें उस समय का बोध कराते हैं कि कौन से समय में कौन सी क्रिया हो रही है। तो इसके बारे में जो अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं उन्हें हम कालबोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्राय, शाय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में इत्यादि। राम जयपुर जैसे उदाहरण लेते हैं हम कि राम जयपुर कब जाएगा, तो यहाँ पे समय का बोध कराता है, काल का बोध कराता है कि कब जाएगा। और श्याम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यहाँ पे प्रतिदिन पता है कि वो हमेशा विद्यार्थी है, जो श्याम विद्यार्थी है जो हमेशा प्रतिदिन मतलब विद्यालय जाता है, तो ये भी इसके काल का बोध कराता है। और गीता आज घर आएगी, अब गीता आज घर आएगी मतलब आज का जो समय है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि गीता आज घर आएगी। अब सीता गीता से पहले विद्यालय आई, अब पहले ये भी कालवाचक है, समय का बोध करा रही है, यानी कि सीता जो है वो गीता से पहले विद्यालय आई। दूसरा अपने है स्थान बोधक क्रिया विशेषण। स्थान बोधक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उन्हें हम स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी मतलब जो क्रिया हो रही है या जो कार्य हो रहा है वो किस स्थान पर हो रहा है या कौन सी दिशा में हो रहा है, इसका जो बोध कराते हैं उन्हें हम स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, तहाँ, दाएं, बाएं, निकट, सामने, अंदर, बाहर इत्यादि। अब इसके बाद में है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का, मतलब क्रिया हो रही है उसकी मात्रा कितनी है, उसका परिमाण कितना है, इसका बोध जो कराते हैं अव्यय शब्द, वो उनको हम परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब जैसे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा, थोड़ा, उतना, जितना, खूब इत्यादि, ये शब्द इसका बोध कराएंगे। अब अपने चौथा है रीति बोधक क्रिया विशेषण। रीति बोधक क्रिया विशेषण उन्हें कहेंगे विद्यार्थियों वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति या
ढंग का बोध कराते हैं, यानी कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, उसकी रीति क्या है, उसका ढंग कौन सा है और वो उसकी परिपाटी क्या है, उसका बोध कराते हैं। उन्हें हम रीति बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निस्संदेह। ये क्या है, ये जो क्रिया की जो रीति है उसका बोध करा। जैसे कहेंगे कि कोई भी कार्य हो रहा है कि कार्य जो है धीरे धीरे हो रहा है, मतलब उसकी गति कैसी है, उसकी रीति कैसी है, उसका करने का जो ढंग कैसा है, वो धीरे धीरे, और या वह जो है तेज चलता है तो उसके चलने की क्रिया कैसी हो गई, तेज हो गई। तो ये जो है क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं। पांचवा अपने है कारक बोधक क्रिया, कारण बोधक क्रिया विशेषण। कारण बोधक क्रिया विशेषण विद्यार्थियों उन्हें कहते हैं कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं, मतलब क्रिया जो हुई है वो किस तरह से हुई है, किस कारण से हुई है, उसका जो है कारण जो है वो यहाँ पे प्रकट होता है, उन्हें हम उसे हम क्रिया का कारण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इस तरह, अतः, किस प्रकार इत्यादि। मतलब अतः जैसे मान लो कि इस तरह वो गया, या किस कारण से वो यहाँ आया, अतः इसलिए वो मतलब जैसे किसी काम से जाते हैं कि वो किस काम के लिए गया, तो मतलब हम कहेंगे कि कोई काम था अतः इसलिए वहाँ पे गया। तो ऐसे हम उसको समझा सकते हैं कि कारण क्या था, मतलब कारण बोधक क्रिया विशेषण जो है वो अवयव शब्द है जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं कि क्रिया का कारण क्या है। तो ये जैसे इस तरह, अतः, किस प्रकार इत्यादि। अब है स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण वे होते हैं विद्यार्थियों, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं, मतलब क्रिया जो होगी वो होगी कि नहीं होगी उसकी जो स्वीकृति है उसको प्रकट करते हैं, उसे हम कहेंगे स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। जैसे कोई भी कार्य करना होता है तो कहेंगे कि हाँ वह कार्य मैं अवश्य करूँगी, या जैसे कार्य बहुत ही अच्छा है या बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो क्या है, वो स्वीकार जो है वो स्वीकार बोधक क्रिया है, स्वीकार करना है, जैसे अवश्य ही हम ऐसा काम करेंगे या बहुत अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे स्वीकृति जो है प्रकट हुई है। तो उस ऐसे जो है अवयव शब्द है जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब है निषेध बोधक क्रिया विशेषण। निषेध मतलब मनाही के रूप में, मतलब वो मना कर रहा है, इसमें वो मतलब अपनी जो है अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है। तो ऐसे अवयव वे अवयव शब्द जो क्रिया के निषेध को प्रकट करते हैं, मतलब मनाही के रूप में प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, निषेध बोधक क्रिया विशेषण। जैसे न, नहीं, मत, मतलब अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा है, वो निषेध कर रहा है, उस कार्य को मनाही कर रहा है, तो उसे हम निषेध बोधक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के प्रश्न को प्रकट करते हैं, क्या करते हैं, क्रिया के प्रश्न को प्रकट करते हैं। जैसे कहाँ, कब, मतलब कोई भी कार्य जैसे हो रहा है तो कि वह कहाँ हो रहा है और वो कब हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रश्न बन रहा है। जैसे कोई कार्य हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है और वो कब हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये प्रश्न जो है प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द क्या कर रहे हैं, प्रश्न को प्रकट कर रहे हैं, ऐसे अव्यय शब्द जो है प्रश्न को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब है निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के निश्चय को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम निश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे वास्तव में, मुख्यतः इत्यादि। अब आपके है अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के अनिश्चय को प्रकट करते हैं, मतलब क्रिया हुई होगी या नहीं होगी इसका कोई भी जो है निश्चय नहीं कर पा रहे हैं हम, मतलब जैसे शायद, संभवत, जैसे मान लो वर्षा होगी कि शायद वर्षा आज होगी या शायद आज बारिश होगी या बरसात होगी, संभवत वह आएंगे, मतलब आएंगे कि नहीं आएंगे हमें कुछ भी पता नहीं है। शायद कल स्कूल की छुट्टी रहे, शायद कल विद्यालय की क्या रहे, छुट्टी रहे। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है, अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है इसके अंदर, मतलब अनिश्चय को ही प्रकट यहाँ पे करते हैं। ऐसे शब्द है जैसे शायद और संभवत। तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया के अनिश्चय को प्रकट
प्रकट करते हैं उन्हें हम अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक विद्यार्थियों एक विशेष जो तथ्य है आप नोट करके लिख सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर क्या है। मतलब कुछ ऐसे शब्द है जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में प्रकट होते हैं, लेकिन उनको किस प्रकार से जब हम प्रकट करते हैं, किस प्रकार से उनको जो है उपयोग में लाते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि ये क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे आगे, पीछे, नीचे आदि ऐसे शब्द हैं। ये शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण में भी प्रयुक्त होते हैं तथा संबंध बोधक अवयव भी, मतलब इनको क्रिया विशेषण अवयव भी कहते हैं तथा संबंध बोधक अवयव भी कहते हैं। यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा तो ये क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। किंतु जब वे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएंगे तब इन्हें संबंध बोधक अवयव कहेंगे। एक बार पुनः हम इसे पढ़ते हैं कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक जो है अवयव, उनमें अंतर क्या है। मतलब कुछ ऐसे शब्द है जो इन दोनों में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इन दोनों के अलग अलग अर्थ में प्रकट होने पर ही उनका जो है पता हमें चलता है। जैसे आगे, पीछे, नीचे, ये शब्द जो ऐसे हैं, ऐसे शब्द कई शब्द ऐसे हैं जो इसमें क्रिया विशेषण में भी प्रयुक्त होते हैं और संबंध बोधक में भी प्रयुक्त होते हैं। लेकिन ये जो शब्द है ये क्रिया विशेषण भी कहलाते हैं और संबंध बोधक अवयव भी कहलाते हैं। लेकिन इनका जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा, यदि जो इन शब्दों का प्रयोग हम क्रिया की विशेषता प्रकट करने में करेंगे तब तो ये क्या कहलाएंगे, तब तो ये कहलाएंगे क्रिया विशेषण। और यदि संज्ञा या स्वरनाम का जो संबंध है वो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएंगे तब ये जो अव्यय शब्द है वे क्या कहलाएंगे, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। कल हम जो है समुच्चय बोधक जो अवयव है उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।